हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 लेके। हमारा जो लेसन 2 था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डॉबरेनर ट्रायड्स भी हमने पढ़ लिया था और अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे। तो क्या है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? सबसे पहले द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlated द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। देखो, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन न्यूलैंड करके। उसने जो भी एटॉमिक मासेस थे एलिमेंट्स के उसको कॉरिलेटेड किया था टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ डिफरेंट वे। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग वे में उसने दर्शाया था। ठीक है, यानी कि दर्शाया नहीं बोलेंगे, कॉरिलेटेड, यानी कि न्यूलैंड का कोई ना कोई तो नाता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, रिलेटेड, कॉर रिलेटेड, यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक्स आप जैसे कि कह सकते हो एटॉमिक मास का। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज जो थे ना, जो भी एलिमेंट्स के, इसको उसने डिफरेंट वे में क्या किया, एक तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है, इन द ईयर 1866 Newland arranged the element known at that time in an increasing order of their atomic masses। यानी कि साल 1866 बोलेंगे कि हाँ। 1866 में न्यूलैंड ने क्या किया था, सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने क्या किया, न्यूलैंड ने सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मासेस से। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विथ थोरियम। यानी कि जो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी एलिमेंट्स को उसके टेबल में दर्शाया था, तो वो कुछ इस तरीके से था कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट वहाँ पे शो हो रहा था, जहाँ से स्टार्टअप हो रहा था, वो था हाइड्रोजन। और जहाँ पे ज़्यादा एटॉमिक मास की जो है तो एटॉमिक मास के ज़्यादा पाया जाता है वो था थोरियम। ठीक है, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। उसने ये नोटिस किया कि हर 8th एलिमेंट उसके टेबल में वो बराबर होता है, उसके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं किससे, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो आया था। अभी आपको नहीं समझेगा, आगे मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा एग्जाम्पल देखे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ही दिया गया है सोडियम। ये जो है तो 8th एलिमेंट आया है लिथियम पे, यानी कि स्टार्ट हो रहा था ये लिथियम से। ठीक है, समझो अगर लिथियम से हमारा स्टार्ट हुआ टेबल, तो जो 8th एलिमेंट आएगा वो था हमारा सोडियम। और सोडियम और लिथियम यानी कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी था वो सिमिलर था। ठीक है, ऑल्सो मैग्नीशियम शोज सिमिलैरिटी टू बेरिलियम। मैग्नीशियम ने भी वैसे सेम सिमिलैरिटी दिखाई बेरिलियम के साथ। क्लोरीन ने भी सेम सिमिलैरिटी दिखाई फ्लोरीन के साथ। न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। न्यूलैंड ने क्या किया, इस सिमिलैरिटीज़ को एक म्यूजिक है उसके एग्जाम्पल पे दर्शाया। देखो, ही कॉल्ड द सिमिलैरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट्स एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यही तो लॉ है ऑक्टेव का कि हर 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसकी किसके, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यहाँ पे हम ये भी इधर देख सकते हैं कि डू यू नो। चलिए इस वाले पैराग्राफ पे थोड़ा सा रिसर्च मारेंगे। डू यू नो वाले पे रिसर्च मार लेंगे हम एक बार। अब जो है तो गौर से सुनना। ठीक है, ये वाला बहुत, डू यू नो वाला ये वाला पार्ट आपके बहुत काम में आने वाला है। तो इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देर आर 7 मेन नोट्स, नेमली सारे गामा पादानी। आपने ये वाला नोट तो ज़रूर सुना होगा, सारे गामा पादानी। ये जो है तो इंडियन प्रोफेशन है एक म्यूज़िक का, तो इसमें ये नोट्स है कुछ, सारे गामा पादानी। सुना होगा आपने, जो गीतें चलती है हमारे इंडिया में,
ये एक कलेक्शन है, इसे कहते हैं हम सप्तक, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सप्तक, इसे हम कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, रुको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा, देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब सा रे गा मा पा दा, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रही है जैसे जैसे आगे जा रहे नी तक, ठीक है। देन इट कम्स टू अगेन सा, यानी कि देन इट कम्स टू अगेन सा मतलब सारे गामा पादा नी, अगेन जो 8th वाला हमारा वर्ड आया वो है सा, ये क्या रहेगा ऑफ द अपर साप्तक, ठीक है, जिसे हमने ऊपर देखा था ये साप्तक, इसे हम कहते हैं सारे गामा पादानी को। तो ये जो ओरिजिनल देखो, एट द डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सा, ये क्या रहेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी ना ये डबल रहेंगी ओरिजिनल वाले सा से, इस वाले सा की, ठीक है। इट मीन्स, यानी कि अब देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि सारे गामा पादानी ये एक बार हमने गा लिया, फिर अगेन सारे गामा पादानी, फिर से वही लाइन कंटिन्यू होती गई, और जो अगेन वाला सा आया ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो डबल रहेंगी किसके, जो ओरिजिनल वाले सा है उससे, ठीक है। इट मीन्स दैट नोट्स रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साप्तक। यस, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक साप्तक होने के बाद अगेन जो नोट्स है वो कंटिन्यू चलते जा रही है। द 7th नोट, देखो सारे गामा पादानी कितने लेटर्स हो गए, 7 लेटर्स हो गए इन द वेस्टर्न म्यूजिक। अब वेस्टर्न म्यूजिक में इसे कैसे कहते हैं, ये देखो, दो रे मी फा सो ला ती, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दो रे मी फा सो ला ती, ठीक है, ये वेस्टर्न म्यूजिक का है असल में, तो ऐसे वेस्टर्न म्यूजिक में कहते हैं। तो ये पूरे 7 लेटर्स है, और जो 8th रहेगा वो फर्स्ट वाले से, जैसे कि हमने इधर देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में, सेम यहाँ पे हो रहा है वो, कि ये 7 एलिमेंट से, इसके बाद का जो 8th आ रहा है वो ये डो वाले से क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर रहेगा। तो द नोट दो, ठीक है, हैविंग डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम्स अगेन एट द 8th प्लेस। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो जो अगेन वाला आएगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी डबल रहेंगी। दिस इज द ऑक्टेव ऑफ वेस्टर्न नोट्स, यही तो ऑक्टेव है वेस्टर्न नोट्स का। म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय द वैरायटी इन यूज ऑफ दिस नोट्स। म्यूजिक एक वैरायटी में, अलग अलग वैरायटी में क्रिएट की गई है इस नोट्स का यूज़ करके। अब यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ऊपर जैसे ही दिया गया था एग्जाम्पल क्या थे, यहाँ पे टेबल है, यानी कि अब देखो मैं थोड़ा सा आपको टेबल भी समझा देता हूँ। ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये देखो ये एलिमेंट कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब ये जो 8 वाला F आ रहा है, H और F का कुछ तो कनेक्शन है, दोनों आपस में क्या होंगे, कुछ तो प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सेम प्रॉपर्टी। न्यूलैंड ऑक्टेव पे आ जाते, ठीक है। लेक्चर लंबा तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों, चलो न्यूलैंड ऑक्टेव्स पे आ जाते हैं। मैनी लिमिटेशन वेर फाउंड इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस पाई गई है न्यूलैंड ऑक्टेव्स में। दिस लॉ वॉज फाउंडेड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब देखो ये जो लॉ है ना, अब लॉ क्या है, ऑक्टेव का लॉ क्या है, सिंपली कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली एलिमेंट से रिलेट करेंगी, बट ये सिर्फ कैल्शियम तक ही है, इस वाले एलिमेंट तक, कैल्शियम तक। उसके बाद वो लॉ फॉलो होता है क्या, नहीं होता है। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन अ टेबल 7×8। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी उसे एलिमेंट्स आए थे ना वो एक टेबल में फिक्स किया, उसने फिट किया 7 8 जो कि होता है 56, यानी कि 56 बॉक्सेस। न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर दिया गया है, उसने ना कुछ कुछ बॉक्सेस में ना 2 एलिमेंट को एक साथ रखा हुआ है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल को एंड एन आई को उसने साथ में रखा है, CE&LA को भी, ये देखो इधर CE&LA को भी उसने क्या किया है, साथ में रखा है। और मोर ओवर ही placed some elements with different properties under the same note in the octave। उसने क्या किया है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स को साथ में रखा जिनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस द मेटल्स
को एंड एन आई अंडर द नोट 2। ठीक है, ये देखो इस वाले नोट में क्या किया, को एंड एन आई को प्लेस किया 2 वाले में। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे अवे फ्रॉम देम अलोंग विद द नॉन मेटल ओ एंड एस न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स। अब इसने क्या किया, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे अलोंग विथ का चालू था हमारा को एन आई, हाँ अलोंग विथ हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ उसने क्या किया, 2 में को एंड एन आई को प्लेस किया सी ओ एन एन आई को, वाइल एफ ई हैविंग सिमिलैरिटी विथ सी ओ एन एन आई, यानी कि जो एफ ई था ना, एफ ई वाला एलिमेंट, इसका सिमिलैरिटी था किसका, एफ ई का सिमिलैरिटी था को एंड एन आई के साथ। और यहाँ पे सेम चीज़ अवे फ्रॉम देम अलोंग विथ द नॉन मेटल्स एंड ओ एंड एस अंडर द नोट टी आई, यानी कि यहाँ पे उनसे दूर थोड़ा टी आई में ओ एन एस को आप देख सकते हो, टी आई में इसने पुट किया है। ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेव, देखो ऑल्सो न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो, ये टेबल बनाने के बाद में डिस्कवर होए, उसको वैल्यू मिली क्या, या उसके वास्ते कोई अलग से जगह मिली क्या, टेबल में कोई अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो ये देखो, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी एलिमेंट्स बाद में आए थे, इस लॉ के बाद में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी कि न्यूलैंड के लॉ के साथ नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे हम सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम ज़रा। द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1869 टू 1872 AD। अब देखो, एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिमिट्री मेंडलीव डेवलप, उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था सिंपली एलिमेंट्स का, 1869 में बनाया था 1872 तक। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मेंडलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली द एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब मेंडलीव ने क्या कंसिडर किया, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया किसकी, एलिमेंट्स की, जैसे कि एटॉमिक मास, और उनके स्टैंडर्ड्स अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को, और उनको मतलब ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किया, अरेंज किया 63 एलिमेंट्स टोटल। तो देन ही ट्रांसफर दिस इनटू द, अब उसने क्या किया, देन ही ट्रांसफर इट इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिस एलिमेंट्स, यानी कि उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उसको पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डेंस, ठीक है, उनके वास्ते अलग से जगह बनाना स्पेसिफिक, उन एलिमेंट्स को फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ उन एलिमेंट्स को वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लाया, ट्रांसफॉर्म किया उन सभी 63 एलिमेंट्स को, ठीक है, विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यही था, लेकिन आपको इस लेसन में एक बात ज़रूर समझ रही होगी कि हर एलिमेंट उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसके एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू होगा उसी पैराग्राफ से, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है मुझे, ओह आई थिंक सो बहुत बड़ा है गाइस। ठीक है, कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय।